अब एग्जाम्पल्स जो बाकी के हैं वो कॉमन ही अब रिपीटेड है। अब स्टार्ट करते हैं हम पेज नंबर 10 पर। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। जीएसटी में जीएसटी कब चार्ज होता है? तो टैक्सेबल इवेंट तो बहुत पहले आ चुका है। टैक्सेबल इवेंट मीन्स सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। व्हेन वी सप्लाई द गुड्स एंड सर्विस, नॉट मैन्युफैक्चर, व्हेन वी सप्लाई द गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी विल बी चार्जेबल। चलो, what is taxable event? It determines the point at which the tax would be levied। यानी कौन सी इवेंट बनती है तब जीएसटी चार्ज होता है। तो टैक्सेबल इवेंट इज ए ट्रांजेक्शन ऑफ अकरेंस दैट रिजल्ट्स इन ए टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज। यानी ऐसी इवेंट जो होती है ट्रांजेक्शन में कि जिससे हम जीएसटी चार्ज करते हैं। तो कौन सी इवेंट है? तो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। इफ नो सप्लाई, नो जीएसटी एट ऑल। Meaning and the scope of the supply. It can be understood in the terms of following parameters। तो पहले तो सप्लाई का मीनिंग, there is a supply, there is a supply of the goods and service or both। Supply is made by the supplier in the course of furtherance of his business। यानी बिजनेस के कनेक्टेड सप्लाई होना चाहिए। यानी कि अगर आपने घर का फर्नीचर किसी को सेल कर दिया कि भाई चलो सेकंड हैंड છે વેચી દીધા, બરાબર, इट्स नॉट सप्लाई। It must be related with your business। Supply includes deemed supply specified in the schedule 2। Supply deemed includes deemed supply। यानी deemed supply कौन से शेड्यूल में लिखा होता है? शेड्यूल 2 में। तो शेड्यूल 2 उसमें deemed supply MCQ में आ सकता है। GST is not applicable if supply pertains to any activity given in schedule 3। यानी शेड्यूल 3 की एक्टिविटी है। शेड्यूल 2 डीम्ड सप्लाई एंड शेड्यूल 3 में जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल इफ सप्लाई रिलेटिंग टू एक्टिविटी गिवन इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटी स्पेसिफाई की है, अगर वो सप्लाई है उसको सप्लाई कंसीडर नहीं किया जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कौन सा शेड्यूल 3 में है क्या? तो शेड्यूल 3 गिव्स अ लिस्ट। ऐसी लिस्ट बनाई है इसमें जो एक्टिविटीज सप्लाई के कनेक्टेड नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के कनेक्टेड नहीं है, विच आर ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल इफ सप्लाई पर्टेन्स टू गुड्स और सर्विस स्पेसिफाइड इन एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। यानी जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि ये सप्लाई, ये गुड्स और सर्विस जीएसटी से एग्जाम्प्टेड है, तो वो भी सप्लाई कंसीडर नहीं किया जाएगा। जीएसटी इज एप्लीकेबल इफ सप्लाई इज फॉर कंसिडरेशन। हाँ, सप्लाई आपने किसी को किया, बदले में कुछ मिलना चाहिए आपको, यानी मुफ्त में नहीं देना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है, कुछ सब गुड सप्लाई ऐसा है, सर्विस सप्लाई ऐसी है जो भले आपने फ्री में किसी को दिया हो, गिफ्ट में किसी को दिया हो, फिर भी इट इज कंसिडर एज ए सप्लाई है। इसमें आगे, हाउएवर देयर आर फ्यू केसेस व्हेन जीएसटी इज अट्रैक्टेड इवन इफ कंसिडरेशन इज जीरो, सप्लाई इज बाय वे ऑफ गिफ्ट, फिर भी जीएसटी, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है कुछ। सप्लाई इज मेड इन ए टैक्सेबल टेरिटरी। यानी नॉर्मल एरिया में सप्लाई होना चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई करते हैं वहाँ पर नॉर्मली जीएसटी नहीं लगता, यानी टैक्सेबल एरिया में सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई इज मेड बाय टैक्सेबल पर्सन। यानी इफ आई एम टैक्सेबल देन माई सप्लाई विल बी टैक्सेबल। देयर इज अ सप्लाई। अब ये सब डिटेल में है, बराबर। देयर इज अ सप्लाई। अब सप्लाई की डेफिनेशन, कैटेगरी 1, सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ। यानी सेल आ गया, इसमें ट्रांसफ़र किया, बार्टर सिस्टम एक्सचेंज किया, बराबर, लाइसेंस में सप्लाई किया, रेंटल, रेंट, अगर आपने ऑफिस रेंट पर लिए तो उस पर भी जीएसटी लगता है, डिस्पोजल। अंडर दिस कैटेगरी सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस शेल बी अ सप्लाई इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, इसमें कंसिडरेशन मिलना चाहिए, सप्लाई इज मेड फॉर कंसिडरेशन। सेकंड, इट इज रिलेटेड विद द बिजनेस। जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल इफ सप्लायर इज नॉट इन द बिजनेस और सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस। यानी इफ सप्लायर बिजनेस के कनेक्टेड सप्लाई नहीं करता तो जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। अ सैलरीड एम्प्लॉय इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी इफ ही सेल्स हिज ओल्ड गोल्ड, यानी उसके घर में पड़ा हुआ है सोना,
किसी को बेच दिया, कोरोना सिचुएशन है, महामारी है, जॉब भी चली जाती है, तो इसने पुराना गोल्ड किसी को बेच दिया तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कैटेगरी 2, इंपोर्ट ऑफ द सर्विस, क्योंकि उसका बिजनेस नहीं था इसलिए। इंपोर्ट ऑफ द सर्विस इज ऑल्सो सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। फॉरेंसिक हमने सर्विस किसी से इंपोर्ट की है, बराबर, लेकिन कंडीशन नंबर 1, इंपोर्ट ऑफ सर्विस शुड बी फॉर कंसिडरेशन, वो सेम। सेकंड, it is related with the business of supplier, import of service in the course of business of the supplier, and third one, अब रिसिपेंट यानी जिसने सर्विस रिसीव की, यानी हमने यहाँ पर इंडिया में सर्विस रिसीव की है, रिसिपेंट ऑफ द सर्विस इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी फॉरेन से हमने सर्विस सप्लाई इंपोर्ट की है, फॉरेनर टैक्स नहीं पे करेगा, हमें पे करना है एज ए रिसिपेंट। आई हैव टू पे टैक्स to the government, यानी service receiver has to pay directly to the government. It is called reverse charge mechanism. Reverse charge mechanism यानी सप्लायर पे नहीं करेगा गवर्नमेंट को, हम खुद पे करेंगे। कैटेगरी 3, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, वो ऊपर आ गया था। अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो वो सप्लाई कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जो गिफ्ट से भी आप सप्लाई करोगे किसी को तो भी टैक्सेबल है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है। कैटेगरी 4, डिम्ड सप्लाई, अ फ्यू एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन रेफर टू इन शेड्यूल, आ गया था आगे, शेड्यूल 2 में डिम्ड सप्लाई है, बराबर। पॉइंट सब जो इसमें कंडीशंस जो थी सप्लाई की वो सेम, सिर्फ डिम्ड सप्लाई कंसीडर किया है। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज स्पेसिफाई की है वो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है और सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है, आगे आ गया है। सच एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शंस, वो कौन सी एक्टिविटीज़ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और कॉरपोरेशन ने सप्लाई किया है, गुड्स और सर्विस, बराबर, एज ए पब्लिक अथॉरिटी। लाइक वैक्सीन जो अभी सप्लाई कर रही है गवर्नमेंट, तो वो उसका बिजनेस नहीं है। एज ए पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट इज सप्लाइंग द वैक्सीन और ऑक्सीजन एज में बी नोटिफाइड बाई गवर्नमेंट, हाँ, लेकिन वो तो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा फाइनल। अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 3, गवर्नमेंट इज पावर्ड, बस वही आ गया। गवर्नमेंट के पास पावर है कि ट्रांजेक्शन को सप्लाई, डिम्ड सप्लाई कंसीडर करना है कि नहीं, बराबर। सप्लाई ऑफ गुड्स कंसीडर करना है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं, सप्लाई ऑफ सर्विस कंसीडर करना है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं, या दोनों नहीं, बराबर। तो दैट इज डिसाइडेड बाय द, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Supplies of the goods or service or both. Supply should be of the goods or service or both. Supply of anything other than goods or service. Goods और सर्विस के बिना कुछ और सप्लाई किया है, मान लो कि आपने किसी को 500 रुपये की नोट दी, बदले में 100 रुपये की 5 नोट छुट्टा करवाया, तो वो कोई सप्लाई नहीं है। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ शेयर, सिक्योरिटीज डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। सप्लाई इज मेड बाय द सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, यानी इट मस्ट बी रिलेटेड विद द बिजनेस, बराबर, बस सिर्फ यही याद रखना है। सप्लाई इंक्लूड्स डिम्ड सप्लाई स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2, पर आ गया वो भी। अब ये सिर्फ ट्रेलर है, नेक्स्ट पेज पर टेबल है पूरा। ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन द गुड्स, गुड्स की ऑनरशिप, टाइटल यानी ऑनरशिप हमने किसी को ट्रांसफर की, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। ट्रांसफर ऑफ द राइट इन द गुड्स, सिर्फ हमने राइट ट्रांसफ़र किया, हमारी असेट ऑनरशिप हमारे पास है, बराबर, लेकिन किसी को उसको यूज़ करने का राइट दिया, या यानी कि किसी को लीज पर प्रॉपर्टी दी, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल अंडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी गुड्स की ऑनरशिप हमने ट्रांसफ़र कर दी एज पर कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स है। लैंड बिल्डिंग, लीज, टेनेंसी, अभी आ गया ऊपर पॉइंट, लीज पर प्रॉपर्टी, सप्लाई ऑफ सर्विस। लैंड बिल्डिंग किसी को लेट आउट किया है, सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, यानी हमने जॉब वर्क किया, यानी मटेरियल्स कस्टमर ने दिया, सिर्फ हमें वो वर्क करके वापस कर देना है, बस, तो सर्विस है, सप्लाई ऑफ द सर्विस। ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस असेट्स, यानी ट्रांसफर ऑफ द और डिस्पोजल ऑफ द गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द असेट्स, गुड्स दिखाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस असेट, बिजनेस गुड्स आर पुट टू नॉन बिजनेस यूज, हाँ, बिजनेस गुड्स है उसको नॉन बिजनेस यूज में कन्वर्ट कर दिया,
बराबर। तो ये ट्रांसफ़र नहीं है, ये ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स नहीं है, ये ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस असेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ द बिजनेस गुड्स व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन। लेकिन नॉन बिजनेस में ट्रांसफर नहीं किया है, गुड्स बिजनेस का ही है और ट्रांसफर किया है और नॉन टैक्सेबल पर्सन को, लेकिन मेरे लिए तो गुड्स ही था। सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ सर्विस, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस है। सप्लाई ऑफ सर्विस, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, हमने बोला कि ये लैंड है मेरी, कॉम्प्लेक्स बना कर दो, सर्विस। सप्लाई ऑफ द सर्विस, टेम्पररी। इन शॉर्ट ये सब आप देख लेना, कुछ है नहीं इसमें। पॉइंट नंबर 5 जरूर नहीं है ये, हाँ सिर्फ पॉइंट नंबर 5 में फर्स्ट पॉइंट एम्प्लॉयमेंट। तो नेचर ऑफ एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट में हमने जॉब स्टार्ट की तो सर्विस ट्रांसफर, सप्लाई। कॉर्ड सर्विस प्रोवाइड कर रही है, एमपी एमएलए हमारे जो सांसद है वो लोग हम पर हमारे लिए सेवा प्रदान करते हैं, तो ये सर्विस है। लेकिन वो जीएसटी वीएसटी इसमें लगता नहीं है। चलो, फनरल यानी सर्विस, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, आवर कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स। हाँ, लैंड हमने बेच दी, वो सिंपल जीएसटी उस पर नहीं लगता, लेकिन अगर उस पर कंस्ट्रक्शन किया है तो वो कंस्ट्रक्शन पर जीएसटी लगेगा। यानी लैंड हम सेल परचेस करते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता, याद रखिए। ऑक्शनेबल क्लेम, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। लॉटरी हम परचेस करते हैं, जीएसटी नहीं है इसमें। ये शेड्यूल 3 का लिस्ट है पूरा। फॉलोइंग एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 आर नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ द गुड्स और नाइदर सर्विस। सप्लाई वेयरहाउस, वेयरहाउस गुड्स यानी वेयरहाउस में जो गुड्स पड़ा है उसको क्लियरेंस करके दे दिया, बराबर। गुड्स बेचा नहीं है, वेयरहाउस में पड़ा था गुड्स, वो हमने सिर्फ वापस कर दिया है। जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल इफ सप्लाई पर्टेन्स टू गुड्स और सर्विस स्पेसिफाइड इन एग्जाम्पशन, यानी जो गुड्स एग्जाम्प्टेड है उस पर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। सिंपल, बस हेडिंग याद रखना है, बाकी जरूर नहीं है। जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी इज एप्लीकेबल इफ सप्लाई इज फॉर द कंसिडरेशन। अगर सप्लाई के बदले में आपको कुछ कंसिडरेशन मिला तो वो सप्लाई है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस असेट्स ऑन विच आईटीसी इज अवेल्ड, यानी जिस पर आपने आईटीसी अवेल किया है, बराबर, उसमें फर्स्ट बिजनेस असेट्स ऑन विच आईटीसी इज ब्लॉक और नॉट अवेलेबल अंडर जीएसटी, और बिजनेस असेट्स दो एलिजिबल फॉर आईटीसी बट आईटीसी हैज नॉट अवेल्ड बाय सच रिवर्स चार्ज। एग्जाम्पल देख लो सिर्फ इसके लिए पहले। ध्रुव गिवन ओल्ड लैपटॉप बीइंग यूज्ड इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे पास मान लो कि लैपटॉप है, मैंने मेरे फ्रेंड को फ्री में दे दिया, तो इट इज़ नॉट सप्लाई। मैंने फ्री में दिया है लेकिन उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। दिस विल क्वालिफाइड एज ए सप्लाई प्रोवाइडेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड बाय ध्रुव। हाँ, अगर वो सप्लाई जो मैंने मेरे फ्रेंड को फ्री में दिया है, अगर वो सप्लाई पर मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर ले लिया है, क्रेडिट मैंने ली है, तो वो बंदा यानी मेरा फ्रेंड जीएसटी पे करेगा। लेकिन मैंने आईटीसी लिया ही नहीं है, दुकान में से मैंने परचेस किया, यानी मैंने जीएसटी दुकान वाले को दे दिया, बराबर। अब मैं किसी से जीएसटी रिकवर नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने मेरे फ्रेंड को फ्री में दिया, उससे मैंने कुछ टैक्स नहीं लिया है, फ्री में दिया है, तो वो जीएसटी नहीं चार्ज होगा उस पर, याद रखना। और सेकंड एग्जांपल, अ डीलर ऑफ एसी परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। आईटीसी ऑन सेड मोटर व्हीकल इज ब्लॉक, ट्रांजेक्शन विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट द सप्लाई, क्योंकि आईटीसी उसने भी नहीं लिया है। यानी कि आपने गुड्स किसी को फ्री में चार्ज किया है, ट्रांसफ़र किया है, और उसके पास से आपने या आपने कोई आईटीसी क्लेम नहीं किया है, तो जीएसटी नहीं होगा। बस सिंपल ये लिख के रखना। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड यानी एक दूसरे के कनेक्टेड हो, और डिस्टिंक्ट यानी कोई अलग पर्सन को।
as specified in section 1225 will qualify as a supply if it is related with this. In short, आपने अपने कोई फ्रेंड को, रिलेटिव को गुड सप्लाई किया, पेमेंट ले रहे हो आप, मुफ्त में नहीं दे रहे हो, बराबर, तो वो सप्लाई है। रिलेटेड पर्सन में कौन आ सकता है? सच रिलेटेड पर्सन्स, यानी ऐसा नहीं है कि ब्लड रिलेशन हो, रिलेटेड यानी हमारे कनेक्टेड कुछ होना चाहिए कनेक्शन में, ऑफिसर, डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स एक दूसरे के, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, बराबर। तो अब हम किसी कंपनी में 25% या 20% से ऊपर कंपनी के शेयर परचेस किए, यानी हम कंपनी के कनेक्टेड पर्सन हो गए अब, बराबर। तो ये सब रिलेटेड पर्सन है, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। एग्जाम्पल, मिस्टर प्रिया होल्ड 30% शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड एंड 35% शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। तो ABC और XYZ आर रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन है, बराबर, यानी मिस प्रिया उसने ABC में भी 30% स्टेक लेके रखा है और XYZ में भी रखा है, यानी एक ही ऑनर दो कंपनी में है, तो दो कंपनी दूसरे को कनेक्टेड हो गई। समझना, मैं AB लिमिटेड का भी ऑनर हूँ, XY लिमिटेड का भी ऑनर हूँ, यानी दोनों कंपनी मेरे कनेक्टेड, यानी एक दूसरे के A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, तो A इज इक्वल टू C। डिस्टिंक्ट पर्सन यानी रिलेटेड नहीं हो। A person who has obtained or required to obtain more than one registration, whether in one state or union territory or more than one state, shall be treated as a distinct person। यानी एक ही पर्सन अलग अलग स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में अगर रजिस्ट्रेशन उसको करवाना पड़ेगा कंपलसरी, बराबर, तो वही पर्सन हर एक स्टेट वाइज वो डिस्टिंक्ट पर्सन कंसीडर किया जाएगा। वही पर्सन है, बराबर, लेकिन अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग पर्सन कंसीडर किया जाएगा। एग्जाम्पल, मोहन रजिस्टर्ड HO इन दिल्ली, बराबर, यानी यूनियन टेरिटरी है, उसमें वो रजिस्टर्ड है। ही हैज़ ऑल्सो ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इज वेस्ट बंगाल, यानी दो स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, यानी पहले में यूनियन टेरिटरी है और इसमें स्टेट है। दैट इज IRO हिज ओन न्यूली ओपन ब्रांच, मोहन शेल बी ट्रीटेड एज ए डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली दोनों में अलग पर्सन कंसीडर किया जाएगा। बस सिर्फ इतना है। स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर, ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट लोकेशन विद द सेपरेट GST रजिस्ट्रेशन विद सेम लीगल एंटिटी, ट्रांसफर बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ ए लीगल एंटिटी अंडर द सिंगल रजिस्ट्रेशन। हाँ, ये पॉइंट याद रखना। मेरी ब्रांच बड़ौदा में मेन ब्रांच है और मान लो कि मुंबई में दूसरी ब्रांच है, मैं गुड्स यहाँ से मुंबई में सप्लाई किया, मुंबई का रजिस्ट्रेशन मैंने अगर अलग करवाया है वहाँ पर महाराष्ट्र में, तो मैं अलग पर्सन हूँ। अभी ऊपर आ गया, दोनों स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू में अलग पर्सन हूँ, तो मैं यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ गुड्स, तो मुझे दोनों सप्लाई मेरा टैक्सेबल होगा, बराबर। लेकिन अगर मैंने रजिस्ट्रेशन वहाँ महाराष्ट्र में अलग से नहीं करवाया है, मुझे ज़रूर नहीं है सपोज, बराबर, तो मैं पर्सन सेम ही हूँ, तो मुझे खुद को सप्लाई नहीं कर सकता गुड्स, यानी मैंने यहाँ पर से महाराष्ट्र में गुड्स ट्रांसफ़र किया तो वो सेल्स सप्लाई कंसीडर नहीं किया जाएगा, याद रखना। हाँ, अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो तो सप्लाई कंसीडर किया जाएगा। अगर हम दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करते हैं तो सेम रजिस्ट्रेशन में ब्रांच ओपन की है, बराबर, सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो सप्लाई को ब्रांच में सप्लाई करेंगे हम, तो वो सप्लाई नहीं किया जाएगा। सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर रिलेटेड पर्सन्स, हाउएवर सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हम जॉब करते हैं तो उस पर कोई GST नहीं लगता। इट इज़ नॉट सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय less than or equal to 50,000 in the value of finance year shall not be treated as a supply of the goods and service। याद हो तो इनकम टैक्स में आया था गिफ्ट अबाउ 50,000 विल बी टैक्सेबल, लेकिन 50,000 से अगर ज़्यादा नहीं है तो सप्लाई नहीं है, टैक्सेबल नहीं है। आगे, सप्लाई ऑफ द गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, यानी मेन ऑनर जो है गुड्स का, उसने अपने एजेंट को सप्लाई किया विदाउट कंसिडरेशन, तो वो where the agent undertakes to supply such goods on behalf of principal, वो सप्लाई कंसीडर किया जाएगा। याद रखना, हम गुड्स एजेंट को सेल करने के लिए देते हैं, बराबर, तो वो एजेंट
जब हम गुड्स सेल करते हैं उसको सप्लाई करते हैं सेल करने के लिए, बराबर, तो वो सप्लाई कंसीडर किया जाएगा गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन इट इज अ सप्लाई। आगे जो नहीं है 8 पॉइंट नंबर इम्पोर्ट सप्लाई इज मेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, वो आ गया था। टैक्सेबल टेरिटरी में अगर गुड्स सप्लाई किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई करते हैं तो टेरिटरी वो टैक्सेबल एरिया नहीं है तो वो एग्जाम्प्टेड है, लेकिन टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए और टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। हैंस अ सप्लाई बिटवीन टू नॉन टैक्सेबल पर्सन डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टैक्सेबल। दोनों पर्सन सेलर यानी सप्लायर और बायर दोनों अगर नॉन टैक्सेबल है तो टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। लेकिन आप रजिस्टर्ड हो और सामने वाला नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ, सामने वाला नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, नॉन टैक्सेबल, यानी उसको टैक्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उससे कलेक्शन नहीं करूँगा, कलेक्शन नहीं करूँगा तो मैं गवर्नमेंट को भी नहीं दूंगा, बराबर। हाँ, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, कई बार ऐसा होता है कि हम बंडल गुड्स यानी एक से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी को बंडल में। 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विस नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाई इन द कंजक्शन विद ईच अदर। हाँ, ये याद रखना, हमने जितना कॉम्बो ऑफर एक दूसरे के कनेक्टेड होना चाहिए गुड्स, अगर ये सप्लाई किया है कॉम्बो में तो ये हमारा बिजनेस है वो, बराबर। वन ऑफ द विच, एक मिनट, 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ नेचुरली बंडल्ड और सप्लाइड इन द कंजक्शन विद ईच अदर, दोनों के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस, बराबर। वन ऑफ विच इज ए प्रिंसिपल सप्लाई, तो वो सप्लाई कंसीडर किया। तो टैक्स ट्रीटमेंट, यस, जो प्रिंसिपल गुड सप्लाई है उस पर टैक्स लगेगा, ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। जीएसटी रेट जो मेन गुड्स है, बराबर, उस पर जो रेट लगेगा वही चार्ज होगा सब पर कॉम्बो में। प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस विच कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड टू विच अदर सप्लाई फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दैट कंपोजिट सप्लाई इन एंसिलरी, यानी हमने एक गुड सप्लाई किया उसके कनेक्टेड दूसरा गुड सप्लाई किया, वो अभी आया। टीवी किसी को सेल किया, उसके साथ रिमोट कंट्रोल भी दिया, बराबर। एग्जांपल में टीवी से एंड रिमोट कंट्रोल, मोबाइल चार्जर, मोबाइल के साथ चार्जर, तो एक दूसरे को कनेक्टेड है, तो मोबाइल जो मेन पार्ट है उस पर जीएसटी लगेगा, यानी जो चार्जर है उसका भी जीएसटी मोबाइल में से ही कंसीडर किया जाएगा। मिक्स सप्लाई उसमें दो गुड्स हमने किसी को सेल किया लेकिन एक दूसरे को कनेक्टेड नहीं है, बराबर। व्हेन 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, दोनों का टैक्स अलग, इंडिविजुअल्स टैक्स अलग चार्ज किया जाएगा क्योंकि दोनों गुड्स एक दूसरे के कनेक्टेड नहीं है। 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस और कॉम्बिनेशन thereof in conjunction with each other for a single price where such supply does not constitute a composite supply, वो composite supply नहीं होगा। भले हमने एक ही पर्सन को ये दोनों एक साथ में सेल किया है लेकिन एक दूसरे के कनेक्टेड है ही नहीं, तो कुर्सी के साथ हमने टेबल सेल किया तो दोनों एक दूसरे के कनेक्टेड नहीं है, बराबर, तो दोनों पर टैक्स अलग से चार्ज होगा, बस हो गया। हमने एक पैकेट बनाया, उसमें एग्जांपल है, देखो, कैन फूड्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक, ड्राई फ्रूट्स, ये सब किसी को सेल किया सिंगल प्राइस में, बराबर, सब मिलाकर कितना, तो केक की बिल बनाया इतना, सब पर टैक्स अलग चार्ज होगा क्योंकि कोई एक दूसरे के कोऑपरेटिव नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स का यूनिट 1 पूरा खत्म हो गया मेरी ओर से, बराबर।